नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की आज ये अगली क्लास है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नागमती के विरह वर्णन के बारे में। हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ रहे थे और उनके बारे में पढ़ना है। ये लास्ट टॉपिक है। मलिक मोहम्मद जायसी के बाद मध्यकाल जो था, भक्ति काल जिसको हम कहते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने अगले टॉपिक पे। तो अब वीडियो कोशिश होगी कि रेगुलर आए। थोड़ी सी तबीयत बीच में खराब हो गई थी। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता भी चला होगा कि उसमें मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, तो तबीयत खराब थी। अब हम शुरू करते हैं फिर से, और फिर से कोशिश रहेगी कि रेगुलर क्लासेस हों और जो भी हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के, वो सारे के सारे जल्द से जल्द हम लोग समाप्त कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागमती का विरह वर्णन। तो सबसे पहली बात, हम बात कर रहे हैं पद्मावत की, और पद्मावत के माध्यम से हम बात करेंगे उसमें नागमती जो है उसके विरह के बारे में, किस प्रकार का उसके विरह का वर्णन किस प्रकार से किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने, यही डिस्कस करने वाले हैं हम आज की क्लास में। देखिए, पद्मावत में वियोग के हमें तीन पक्ष देखने को मिलते हैं। एक पक्ष है रत्नसेन का वियोग, दूसरा है स्वयं पद्मावती का वियोग, और तीसरा है नागमती का वियोग। यानी रत्नसेन, पद्मावती और नागमती तीनों का वियोग इसमें दिखाया गया है। हालांकि नागमती का वियोग जो है वो ज्यादा दिखाया गया है। रत्नसेन का वियोग कैसे दिखाया गया, रत्नसेन का विरह कैसे दिखाया गया? तो रत्नसेन का जो विरह है उसको हम पूर्व राग कहते हैं। इसको हम कहते हैं पूर्व राग। पूर्व राग का मतलब क्या होता है? ये पद्मावती से जब तक मिला नहीं होता है उसके पहले ही इसका विरह शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हीरामन तोता आता है, और जब वो रत्नसेन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है, आप याद करिएगा, उस वर्णन के बाद ही रत्नसेन मूर्छित हो जाता है। उसकी सुंदरता का बस वर्णन मात्र सुन लेने से वो बेहोश हो जाता है। दूसरी बात, पद्मावती से जब वो मिलता है मंदिर में तो उसके देखते देखते ही तुरंत वो बेहोश हो जाता है, मूर्छा आ जाती है। तो पहला वाला जो है वो पूर्व राग है। कहानी सुनाने से पद्मावती से मिलने तक के पहले का जो है वो है पूर्व राग। अब ये रत्नसेन का विरह हो गया। उसके बाद हम बात करें पद्मावती का विरह कैसे है। तो देखिए, पद्मावती का विरह इस प्रकार है कि रत्नसेन के आने पर उसके अंदर एक योग जनित विरह उत्पन्न होता है। जैसे ही रत्नसेन सिंघल द्वीप आता है और इसको बस आभास मात्र होता है पद्मावती को कि शायद रत्नसेन आया है, सिर्फ उस आभास के कारण इसके मन में कुछ अजीब सी स्थिति उत्पन्न होती है, विरह की स्थिति उत्पन्न होती है। एक राग है इसको भी हम पूर्व राग कहेंगे, क्योंकि अभी भी दोनों का मिलन नहीं हुआ है। मिलन से पहले ही ये सारी घटनाएं घट रही हैं। दूसरी बात, पद्मावती को दूसरी बार विरह कब होता है? तो ये तब होता है जब रत्नसेन को अलाउद्दीन खिलजी बंदी बनाकर दिल्ली लेके जाता है, और जब ये दिल्ली चले जाते हैं उस समय इसको विरह फिर से एक बार होता है, और इस विरह को हम कहेंगे दूसरा वाला विरह। पद्मावती को मतलब दूसरी बार विरह होता है। अब हम बात करते हैं नागमती का विरह वर्णन क्या है। तो नागमती का विरह वर्णन सबसे अद्भुत है और इसको बड़े ही शानदार तरीके से पद्मावती में दिखाया गया है। इसके बारे में एक स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिख दिया है। आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती यहाँ साधारण स्त्री दिखती है। विरह को नागमती ने रानी नहीं बल्कि एक स्त्री के तौर पर भोगा है। देखिए, नागमती जो है वो रत्नसेन की पत्नी है, रानी है वो, और यहां पर जब इसका विरह होता है तो रानी का विरह और एक स्त्री के विरह में कोई अंतर नहीं रह जाता है। यानी एक साधारण स्त्री के मन में विरह के जो भाव उत्पन्न होते हैं वही भाव यहाँ रानी के मन में भी उत्पन्न हुए हैं। यानी वो रानी न होकर एक स्त्री के रूप में उसने इस विरह को, इस वियोग के दुख को भोगा है। समझ में आ गई बात? यह आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, आप इसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। जेठ जरे जग बहे लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा, चारिहु पवन झकोरे आग, लंका दाहि पलंका लागी, उठे आग औ आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख आंधी बांधी, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। ये क्या है? इससे आपको क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि वो एक रानी है।
मगर वो ऐसी बातों से परेशान हो रही है जिसमें महल में रहने वाले जो लोग हैं, जो राजा रानी हैं, उनको इस बात की क्या चिंता है कि बाहर बहुत मान लो लू चल रहा है। यहाँ पे जेठ जरै जग बहे लुआरा का मतलब यही होता है कि जेठ में जब धरती तपने लगती है, जेठ के महीने में, तो जो हवा चलती है वो गर्म हवाएं चलती हैं और बवंडर उठते हैं, तूफान उठते हैं। धूल आप देखे होंगे कहीं कहीं पे गांवों में जब आप होंगे तो देखा होगा आपने कि धूल एक गोलाकार में जैसे चक्रवात उठता है, साइक्लोन, वैसे ही धूल उठता है। तो उसी प्रकार से ये कह रही है कि जेठ जरै जग बहे लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा, चारिहु पवन झकोरे आग, लंका दाही पलंका लाग। इस बात का महल में रहने वाले लोगों का इससे क्या दुख होना चाहिए? महल में रहने वाले लोग इस बात का दुख नहीं करेंगे ना कि जेठ में आग है, क्या है, वो तो महल में रह रहे हैं। मगर यहाँ पर उसे इस बात का भी दुख है। ये स्टेटमेंट, ये पंक्तियां ये दर्शाती हैं कि उसने एक रानी के तौर पर नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री के तौर पर विरह को भोगा है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अपने दुख का इन्होंने प्रकृति से भी वर्णन किया है। इसके पहले नागमती के विरह की बहुत बड़ी एक विशेषता यह भी है कि उसने अपने आप को उसको विस्तार दे दिया है। देखिए विस्तार इस प्रकार दिया है कि इस दुख का वर्णन प्रकृति से करती हैं। आप याद करिएगा रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस में अरण्य कांड में जब सीता का हरण हो जाता है रावण के द्वारा, तो वहां पे अरण्य कांड में तुलसीदास ने लिखा है, हे खग मृग भ्रमर वृंद, ऐसे है ना। तो वो अब प्रकृति से बात करते हैं। जैसे अगर इसको आप बात करिए तुलसीदास के बारे में, तो तुलसीदास ने राम के वियोग को प्रकृति के साथ जोड़ के दिखाया है कि राम अपने वियोग का वर्णन प्रकृति से करते हैं। वो वहां की पेड़ पत्ती, वहां के जंगल के रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, जंगल में जो पेड़ हैं, उनसे पूछते हैं कि सीता कहाँ गई। ठीक है, कोयल से पूछते हैं, वहां के सारे पशु पक्षियों से पूछते हैं। ठीक वैसा ही वर्णन यहां पर भी है कि अपने दुख का वर्णन, अपने वियोग का वर्णन नागमती जो है वो प्रकृति से करती है। कैसे करती है? पीयूषो कहे उस संदेशना हे भौरा एक काग। आपने ये सुना होगा, पीयूषो कहे उस संदेशना हे भौरा हे काग। और उसके बाद से ये देखिए, शोधन विरहे जरि मुई तेहिक धुआं हमहि लाग। तो ये क्या है? ये पीयूषो कहे उस संदेशना हे भौरा एक काग, ये भौरों से और काग से, काग मतलब कौवा, इससे ये कहती हैं कि आप मेरा दुख जाकर पिया से कहिए। पिया मतलब कौन है यहाँ पे? रत्नसेन से कहिए। ठीक है, तो शुक्ल जी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि जायसी ने स्त्री जाति की या कम से कम हिंदू गृहिणी की सामान्य स्थिति के भीतर विप्रलंभ, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, विप्रलंभ श्रृंगार के अत्यंत समुज्वल रूप का विकास दिखाया है। यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुरी परम मनोहर है। किसका स्टेटमेंट है? ये मैंने क्यों लिखा? स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि जब भी शुक्ल जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुछ स्टेटमेंट आएगा तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। प्रश्न में अगर पूछ दिया, इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको वहां पे ये सारी चीजें लिखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं। नागमती के वियोग में प्रतिबद्धता है। प्रतिबद्धता कैसे है? तो नागमती के जो पति है उसका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ना, पति के दायित्व विहीन होने के बाद भी नागमती के अंदर प्रतिबद्धता है। नागमती प्रतिबद्ध है, हाँ उसका पति वहां से गया है और वो वहां जाकर भूल गया, वो पद्मावती के प्रेम में पड़ गया, वो सारी बातें एक तरफ हैं और नागमती की प्रतिबद्धता एक तरफ है। जैसे कि यहाँ पे जो पंक्ति लिखी है, यह तन जारो छाड़ के कहों की पवन उड़ाई, मकुति ही मारग उड़ पड़े कंत धरे जह पाँव। देखिए फिर से मैं पढ़ता हूं, यह तन जारो छाड़ के कहों कि पवन उड़ाओ, मकुति ही मारग उड़ी पड़े कंत धरे जह पाँव। उसे अपने आप को भी समाप्त कर लेने में यहाँ पे दिखाया है ना, कि इस पंक्ति को आप पढ़िएगा तो ये पता चलेगा कि वो अपने आप को समाप्त भी करना चाहती है। यह तन जारो छाड़ के मतलब इस शरीर को मैं जला के और राख कर दूं, और पवन से यानी हवा से मैं कहूं कि इस राख को उड़ाकर ले जाओ और उस मार्ग पे रख दो जहां पर वो पैर धरे। कौन पैर धरे? तो रत्नसेन के बारे में ये बात कर रही है कि रत्नसेन के पांव जहां पड़े वहां जाकर इसको मेरी जो शरीर जलेगा, मेरा शरीर जलेगा, उसकी जो राख है उसको उस मार्ग पर ले जाकर फेंक दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए फारसी जो मसनवियां हैं उनमें उहात्मकता होती है, उहात्मकता होती है, और ये उहात्मकता जो है यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। अब उहात्मकता का मतलब ये होता है कि जब भी विरह का वर्णन किया जाएगा तो विरह का वर्णन अगर बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण कर दिया जाए, जहां पर वो विरह
रियल नहीं लगे, रियलिस्टिक नहीं लगे, और वो रियलिस्टिक न लग के एक मजाक जैसा लगने लगे, इसको हम कहते हैं कि विरह। फारसी मसनवियों को जब हम पढ़ेंगे तो फारसी मसनवियों में ये बातें प्रायः आम देखी गई हैं कि वहां की जो रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं के अंदर ऊहात्मकता होती है। ऊहात्मकता का मतलब है विरह का वर्णन वो लोग इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर इतना अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कर देंगे कि वो एक समय लगने लगेगा कि ये कुछ भी रियलिटी से इसका कोई मतलब नहीं, मजाक जैसा लगने लगेगा। जैसे कई बार हम लोग कुछ साउथ इंडियन फिल्म के आप लोगों ने मीम्स वगैरह देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि वो हीरो मारता है और वो जाके गिर जाता है, कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होते हैं, तो वो एक्शन का सीन देखकर भी लोगों को मजाक लगने लगता है। तो इस तरह का मजाक जब विरह के वर्णन में दिखने लगे, उसी चीज को हम कहते हैं ऊहात्मकता। अब ऊहात्मकता तो इनके भी काव्य में है, यानी पद्मावती में भी जो पद्मावती की रचना है पद्मावत है, इसमें भी ऊहात्मकता है, मगर इस ऊहात्मकता के बाद भी इतने कंट्रोल में लिखा गया कि मजाक नहीं बनने पाया है। प्रश्न पूछा था, मुझे लगता है 2018 या 17 के मेंस में पूछा था ऑप्शनल पेपर में हिंदी लिटरेचर के, कि कुछ इसी तरह का, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, बस ये पूछा था कि ऊहात्मकता जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा वर्णन, क्या ऊहात्मकता एक मर्यादा की सीमा से अधिक हो गई है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में? तो यही आपको लिखना होता है कि हाँ ऊहात्मकता तो है मगर इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, दही कोयला भई कंत स्नेहा, तोला मांस रहा नहीं देहा, रकत न रहा विरहतन जरा, रतिरति होई नैनन ढरा। अब देखिए ये कितना ज्यादा, ये थोड़ा सा वर्णन जब आप इसको कहेंगे ना तो इसको ऊहात्मक वर्णन इसी को कहते हैं कि जो शरीर है वो जल के कोयला हो गया है और शरीर में एक तोला मांस भी नहीं रह गया। ये विरह किसके बारे में बताया जा रहा है? ये नागमती के शरीर के बारे में बताया कि उसके शरीर में एक तोला भी मांस नहीं है। एक तोला माने होता है 10 ग्राम, 10 ग्राम भी मांस नहीं, कोई कैसे जिएगा। रकत न रहा विरह तन जरा, विरह के मारे उसका तन, उसका शरीर ऐसे जला है कि एक बूंद खून नहीं बचा है, और रास्ते, आंखों के रास्ते से, नैनों के रास्ते से धीरे धीरे एक एक बूंद खून तक गिर गया है। अब देखिए कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन है, मगर इससे भी ज्यादा फारसी मसनवियों में होता है। इसीलिए कहा गया है कि वर्णन तो है मगर उतना भी ज्यादा नहीं हो गया जैसा वास्तव में फारसी मसनवियों में होता है। अब हम बात करें कि तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? तो निष्कर्ष ये निकलता है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदू स्त्री का विरह तो है ही, पर इसमें मध्यकाल के भारतीय नारियों के दास्ता का भी चित्रण है। याद करिए ये समय चल रहा है, इतिहास की दृष्टि से देखें तो मध्यकाल चल रहा है। मध्यकाल में 2 पीढ़ियां हम पढ़ते हैं, कौन सी भाई? एक पढ़ते हैं सल्तनत काल और दूसरा हम पढ़ते हैं मुगल वंश। इन दोनों समय में स्त्रियों को उतना उचित स्थान नहीं मिला था। हाँ, मुगल में अकबर के समय में कुछ रिफॉर्म्स हुए थे, मगर हम यहाँ इतिहास नहीं पढ़ रहे कि हम उसकी डिस्कस करें। बस ये करते हैं कि मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में जिस प्रकार से गिरावट थी, उसी समय नागमती का विरह वर्णन जो है वो हिंदू स्त्री के विरह को तो दिखाता ही है, जैसा कि आचार्य शुक्ल ने कहा कि हिंदू गृहिणी के बारे में दिखाता है, मगर ये मध्यकाल की सभी स्त्रियों का कहीं न कहीं एक चित्रण है कि किस प्रकार उनको दास्ता में रहना पड़ता था। अब देखिए आप, नागमती घर पे है, रानी है, और रानी होकर भी उसकी स्थिति चिंताजनक है। एक रानी भी विरह में है क्योंकि उसका पति चला जाता है किसी और से विवाह करने, वो भी एक तोते के कहने पर, जिसको उसने देखा नहीं है, सिर्फ तोते ने कहा वो सुंदर है तो वो चला जाता है। तो अगर रानी की स्थिति यह है, जो कि थोड़ी सी सामर्थ्यवान कही जा सकती है, रानी सामर्थ्यवान होती है, उसकी स्थिति यह है, तो साधारण नारी की स्थिति क्या होती होगी उस मध्यकाल में, ये आपको समझने की जरूरत है। अब हम बात करें सामंती व्यवस्था, ये हो गया, हमने बात कर ली। नागमती का विरह अधिक है और कोई विकल्प नहीं है, जबकि रत्नसेन के पास विकल्प है। बिल्कुल सही बात है, रत्नसेन के पास विकल्प यह है कि वो जाके नागमती से विवाह कर लेता है और ये जो है वो अपने घर पे ही रहती है, और इसका वर्णन आपने देखा ही। उसके बाद से रानी आर्थिक रूप से संपन्न है, ये बताता है कि रानी का यानी आर्थिक रूप से संपन्न स्त्री का भी शोषण आम बात थी मध्यकाल में। साधारण स्त्री का शोषण हो रहा है, समझ में आता है कि उसके पास कुछ रास्ता नहीं है। ये मध्यकाल की बात कही जा रही है, अभी की बात नहीं कह रहा हूं मैं। मध्यकाल में साधारण स्त्री का शोषण हो रहा है, वो अलग है। यहां पर रानी का भी शोषण हो सकता है, यानी कि रानी आर्थिक रूप से संपन्न है, उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति में है, तो आम जनता की स्थिति भगवान मालिक है। अब हम बात करते हैं जायसी का रहस्यवाद। अब देखिए रहस्यवाद जायसी का क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जायसी ग्रंथावली आचार्य शुक्ल जी की किताब है, और उसमें उन्होंने लिखा है क्या, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है, उसकी भूमिका के कथन में लिखा है कि हिंदी कवियों में यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो वह जायसी का है।
जिनकी भावुकता बहुत ऊंची कोटि की है। यानी जायसी का रहस्य, अब देखिए रहस्यवाद भावनात्मक भी होता है और साधनात्मक भी होता है। भावनात्मक प्लस बहिर्मुखी रहस्यवाद ये है। किसका है, किसका रहस्यवाद है ये? जायसी का रहस्यवाद जो है वो भावनात्मक है और बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी रहस्यवाद का मतलब क्या होता है? तो प्रत्येक वस्तु में यदि ईश्वर का साक्षात्कार करने लगे, कोई प्रेमी प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का साक्षात्कार करने लगे तो उसको हम कहते हैं बहिर्मुखी रहस्यवाद। तो यहाँ पर वो ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं हर चीज में, मतलब जिसको देखा, किसी वस्तु को देखा तो उसमें भी, अचेतन वस्तुओं में भी और चेतन वस्तुओं में भी वो ईश्वर को देखने लग जाए। जैसे कि पद्मावती में ईश्वरीय सौंदर्य का दर्शन कहाँ दिखाया गया है? तो जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई रविशस नखत दीपहि ओहि ज्योति रतन पदारथ मानक मोती जहाँ जहाँ बिहसी सुभावई हंसी ताता छिटक ज्योति परगसी। माने जैसे वो हंसती है तो लगता है कि ज्योति निकल रही है वहां से। उसके बाद ये देखिए, पद्मिनी गवन हंस गए दूरी कुंजर लाज मेल सिर धूरी। देखिएगा क्या लिखा है, बदन देखी घट चंद समाना दसन देखी के बीज उलझाना। मैंने ऐसा वर्णन किया है, इसका अर्थ आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। पद्मिनी गवन हंस गए दूरी, पद्मिनी को देखकर हंस दूर हो जाते हैं कि अरे इतनी सुंदर आ रही है, हमारी सुंदरता तो है नहीं, वो शर्म के मारे किनारे हो जाते हैं। कुंजर लाज मेल सिर धूरी, हाथी की चाल, गजगामिनी कहते हैं कुछ लोगों को, जिसकी चाल मस्त वाली होती है, मस्तानी चाल जिसको कहते हैं, तो हाथी की चाल मस्त चाल कही जाती है। तो इनकी चाल ऐसे है कि इनकी चाल को देखकर नागमती सॉरी पद्मावती की चाल को देखकर जो कुंजर यानी जो हाथी है वो अपने सूंड से धूल उठा के अपने ऊपर फेंकने लगता है कि मैं ये दृश्य देख ना पाऊं, शर्म से वो मतलब धूल से नहाने लगता है। आगे देखिए, बदन देखी घट चंद्र समाना, और इनकी शरीर की सुंदरता को देखकर जो चंद्रमा है वो घटने लगता है। दूसरी बात, दसन देख के बीज रह जाना, दसन में होता है दांत, इनकी दांतों को देखकर जो बिजली है वो भी शर्मा जाती है कि इतनी चमक तो बिजली में भी नहीं है जितनी कि इनके दांतों में है। ये पद्मावती में ईश्वरीय सौंदर्य का दर्शन करते हैं। तो ये हमने इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको कहा कि भावनात्मक है और बहिर्मुखी रहस्यवाद है, कहीं कहीं ऊहात्मकता आपको देखने को मिल जाएगी। ईश्वरीय और मानवीय प्रेम के बीच की दूरी को पाट दिया गया है। ईश्वर और मनुष्य के बीच के प्रेम की जो दूरी है उसको पाट दिया गया है। वही इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ ले जाता है सूफी जो क्या कहते हैं सूफी दर्शन जो है। जैसे देखिए यहाँ, मानुष भय प्रेम बैकुंठी नाही तो कहाँ छार एक मुट्ठी, माने प्रेम की वजह से ही सब कुछ बैकुंठ है, नहीं तो क्या है मनुष्य, एक मुट्ठी छार है। छार का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? छार का मतलब है समझ लो राख, एक मुट्ठी राख है और कुछ नहीं है। तो जायसी के रहस्यवाद में साधनात्मक रहस्यवाद भी है। अब जायसी और कबीर के रहस्यवाद की अगर हम तुलना करने बैठे कि क्या है जायसी का रहस्यवाद और कबीर के रहस्यवाद में क्या है, तो शुक्ल जी का स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। कबीर में वाक चातुर्य था, प्रतिभा थी, पर प्रकृति के प्रसार में भगवान का दर्शन करने वाली भावुकता नहीं थी। यानी कि कबीर के रहस्यवाद में जो कमी है वो है भावुकता की। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भावुकता नहीं है, भावुकता कबीर में भी है मगर कम है एज कंपेयर टू जायसी। कबीर में जो कुछ रहस्यवाद है वो सर्वत्र एक भावुक या कवि का रहस्यवाद नहीं है। कबीर हर वस्तु में ईश्वर नहीं देख पाते, हर वस्तु में ईश्वर नहीं देख पाते, कुछ मात्राएं गलत है देख लीजिएगा, ईश्वर नहीं देख पाते, जबकि जायसी हर वस्तु में ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। यानी जायसी के रहस्यवाद की बात करें तो हमने कहा कि भावनात्मक भी है और साधनात्मक भी। जैसे यहाँ पे देखिए कबीर का एग्जाम्पल है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। यहाँ पे कबीरदास सीधे सीधे कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे अंदर हूं, मानो तुम कहाँ मुझे मंदिर मस्जिद में और काशी में काबा में खोज रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। यानी न तो मंदिर में राम है, न तो मंदिर में न मस्जिद में अल्लाह है। यानी उनका कहना है कि जो ईश्वर है वो मंदिर मस्जिद में नहीं है, ये सिर्फ कह रहे हैं कि आपके अंदर है। जबकि जायसी के रहस्यवाद में हमने देखा कि जायसी के रहस्यवाद में प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं वो। फिर ये देखिए ये भी है, लेकिन लाली मेरे लाल की जिद देखूं तो तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। यानी यहाँ पर फिर हर एक वस्तु में ईश्वर देख लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कबीर के रहस्यवाद में भावुकता है ही नहीं। कबीर के रहस्यवाद में भी भावुकता है, मगर कबीर के रहस्यवाद में साधनात्मकता जो है, साधनात्मक रहस्यवाद ज्यादा है एज कंपेयर टू जायसी जी। फिर देखिए
कबीर के काव्य में भी भावनात्मक रहस्यवाद है, जैसे तलफ है बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। यहाँ पे हमने बताया था कि ये सूफीवाद से प्रेरित है कबीर का ये वाली पंक्ति। तो यहाँ पर भावनात्मक रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। फिर ये देखिए, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी किया। तो कबीर की ये जो दो पंक्तियां हैं ये बताती हैं कि कबीर में भावनात्मक रहस्यवाद भी है मगर साधनात्मक ज्यादा है। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम एक बात कहना चाहें कि क्या निष्कर्ष निकलता है इस पूरे व्याख्या के बाद, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि कबीर और जायसी दोनों में विविध रहस्यवाद मिलते हैं, पर जायसी का रहस्यवाद थोड़ा अधिक मधुर है। कारण यह है कि भावनात्मक रहस्यवाद की अधिकता है और साधनात्मक रहस्यवाद की कमी है जायसी की रचनाओं में। ये कुल मिलाकर जो लास्ट की दो लाइनें हैं आप नोट करिएगा। कबीर की जो रहस्यवाद जो है वो अधिक साधनात्मक और कम भावनात्मक है, जबकि जायसी का रहस्यवाद अधिक भावनात्मक और कम साधनात्मक है। तो यहीं पर आज की क्लास को हम रोकते हैं। अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पद्मावत महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है। अगर प्रबंध काव्य है तो किन गुणों के आधार पर, महाकाव्य नहीं है तो किन गुणों के आधार पर, क्या महाकाव्य और प्रबंध काव्य की कसौटी पर ही रचनाओं को कसना जरूरी है या तर्कसंगत है कि नहीं है, इसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। कोशिश यही रहेगी कि अब हम रेगुलर वीडियो को लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।